आप सभी को मेरा नमस्कार। प्यारे बच्चों, आज हम लोग जो हिंदी व्याकरण का एक भाग है छंद, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो वैसे तो छंद कई होते हैं, लेकिन आपके कक्षा 10 के लिए केवल 2 ही छंद का अध्ययन करना है, जो कि आपके पाठ्यक्रम में है। हम उसी पर ज़्यादा फोकस करेंगे। लेकिन उसके पहले हम छंद की पहचान कैसे करें, छंद किसे कहते हैं, इन सब चीज़ों पर डिटेल व्याख्या करेंगे। ठीक है, तो आइए देखिए, ये है छंद। छंद किसे कहते हैं? तो देखिए, यहाँ लिखा हुआ है कि छंद काव्य के प्रवाह को लययुक्त, संगीतात्मक, सुव्यवस्थित और सुनियोजित करता है। छंदबद्ध होकर भाव अधिक प्रभावशाली, अधिक हृदयग्राही और स्थायी हो जाता है। छंद काव्य को स्मरण योग्य बना देता है। छंद के प्रत्येक चरण में वर्णों का क्रम अथवा मात्राओं की संख्या निश्चित होती है। कहने का तात्पर्य है कि काव्य में छंद की आवश्यकता क्यों पड़ी। जरूरी बात यह है। तो यह काव्य को क्या करता है? प्रवाहयुक्त बना देता है, लययुक्त बना देता है, संगीतात्मक बना देता है, सुव्यवस्थित कर देता है। ये सब गुण होते हैं छंद के अंदर। ठीक है, और यह सबसे बड़ी बात, यह हृदयग्राही हो जाता है। हृदयग्राही होकर के हमारे मन में स्थायी बन जाता है और इसको हमेशा स्मरण करने योग्य, यानी कि याद करने योग्य बना देता है। कहने का तात्पर्य है कि अगर आप गद्य पढ़ें तो वो जल्दी याद नहीं होता है या लंबे समय तक याद नहीं रहता है। लेकिन अगर आप कोई काव्य पढ़ें, कोई अच्छी कविता पढ़ें जो आपके हृदय को स्पर्श कर जाए, तो आप उसको बार बार पढ़ेंगे और वो याद हो जाएगा, लंबे समय तक आपकी स्मृति में बना रहेगा। अब जो है, छंद में क्या जरूरी है? छंद में सबसे जरूरी होता है मात्रा, विशेष करके मात्रिक छंद में। वैसे छंद के प्रकार का वर्णन हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, छंद 3 प्रकार के होते हैं: वर्णिक छंद, मात्रिक छंद और मुक्त छंद। तो वर्णिक छंद में वर्णों की गणना की जाती है, मात्रिक छंद में मात्राओं की गणना की जाती है। वैसे इसके विषय में आप कक्षा 9 में पढ़ करके जरूर आए होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। तो आइए देखते हैं कि मात्रा किसे कहते हैं। देखिए, मात्रा भेद से वर्ण 2 प्रकार के होते हैं: ह्रस्व एवं दीर्घ। मात्रा कितने प्रकार के होते हैं? ह्रस्व एवं दीर्घ। ह्रस्व माने होता है लघु यानी छोटा, दीर्घ माने होता है बड़ा। तो वर्ण के उच्चारण में जो समय लगता है उसे क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। हम जो वर्ड उच्चारित करते हैं उसमें जो समय लगता है उसको मात्रा कहते हैं। जैसे अ, ई, उ, री के उच्चारण में जो समय लगता है उसकी एक मात्रा होती है। और आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ तथा इनके संयुक्त व्यंजनों के उच्चारण में जो समय लगता है उसकी 2 मात्राएं मानी गई हैं। व्यंजन स्वतः उच्चारित नहीं हो सकते हैं, अतः मात्रा की गणना स्वरों के आधार पर होती है। कहने तात्पर्य है कि जो व्यंजन होते हैं वह बिना मात्रा के उसका उच्चारण नहीं हो सकता है। इसलिए हम केवल अगर मात्रिक छंद में अगर वर्णन करते हैं तो केवल उसके मात्राओं की ही गिनती करते हैं। ह्रस्व और दीर्घ को पिंगल शास्त्र में क्रमशः लघु और गुरु कहा जाता है। ह्रस्व वर्ण या ह्रस्व मात्रा या दीर्घ मात्रा को हम क्या कहते हैं? लघु और गुरु कहते हैं। गुरु का चिन्ह एक पाई होता है, जिसे यहाँ देखिए, एक खड़ी पाई दे देंगे, वो गुरु का, ये सॉरी, लघु का चिन्ह हो जाता है। और गुरु का चिन्ह एस के आकार के एक सिंबल होता है। यहाँ देखिए, एस के आकार का एक सिंबल होता है। यह जो है कि गुरु का सिंबल होता है, यानी इससे पता चल जाता है इस पर 1 मात्रा, इस पर 2 मात्रा है। आशा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। यति यानी विराम। विराम किसे कहते हैं? छंद की एक लय होती है, उसे गति या प्रवाह भी कहते हैं। माने छंद का जो लय होता है या जो गति होती है उसको हम क्या कहते हैं? प्रवाह भी कहते हैं। तो लय का ज्ञान अभ्यास पर निर्भर है। छंदों में विराम के नियम का पालन भी किया जाता है। छंद के प्रत्येक चरणों में उच्चारण करते समय मध्य या अंत में
जो विराम होता है उसे यति कहा जाता है। आगे बात समझ में कि यानी कि छंद के जो चरण होते हैं, यानी एक छंद के 4 चरण निश्चित किए गए हैं। किसी किसी में 6 चरण होते हैं, लेकिन 4 ही लगभग सब में माने जाते हैं। तो उसका उच्चारण करते समय मध्य में या अंत में जो विराम होता है उसी को क्या कहते हैं? यति कहते हैं। बात समझ में आ गई? जैसे श्री गुरु चरण सरोज रज, एक चरण हुआ, आगे एक विराम हम देते हैं यानी कि कामा देते हैं। निजमन मुकुर सुधार, एक खड़ी पाई देते हैं। तो इन चिन्हों को, इन्हीं विराम चिन्हों को क्या कहते हैं? यति कहते हैं। बात समझ में आ गई? पाद या चरण, अगला जो इसका बिंदु है क्या है? पाद या चरण। छंद में प्रायः 4 पंक्तियां होती हैं। छंद की एक पंक्ति का नाम पाद है। इसी पाद को उस छंद का चरण कहा जाता है। पहले और तीसरे चरणों को विषम, दूसरे और चौथे चरणों को समवर्ण या समचरण कहते हैं। ठीक है ना? पहले और तीसरे चरणों को विषम, दूसरे और चौथे चरण को समचरण कहते हैं। बात समझ में आ गई? यहाँ जैसे यहाँ नीचे एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। ककुभ शोभित गोरज बीच से निकले ब्रज बल्लभ यों लसे, कदन ज्यों करके दिस कालिमा विलसता नभ में नलिनीस है। तो इसमें 4 लाइन है यानी 4 पंक्ति है। तो इसमें 4 चरण हैं। एक एक पंक्ति 4 चरण का, 4 पद का होता है। कुछ 4 चरण वाले छंद को 2 पंक्तियों में भी लिख देने की प्रथा चल पड़ी है। माने चरण तो 4 होते हैं, लेकिन कभी कभी लिखने के समय 2 ही पंक्ति में उसको लिख दिया जाता है। ठीक, अब आइए सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पर कि लघु और गुरु वर्ण की गणना कैसे करते हैं, किन किन स्वरों को या किन किन मात्राओं को लघु में रखा गया है और किन को गुरु में रखा गया है। देखिए, पहला बिंदु, अनुस्वार वर्ण क्या माना जाता है? गुरु माना। जिस पर अंक का बिंदी दिया हुआ हो, जिसे गंगा, ग पर बिंदी दिया है गंगा, उसको लघु वर्ण माना। इस पर 2 मात्रा माना जाएगा। उदाहरण के लिए यहाँ दिया संत और हंस। शब्द में संग और हन वर्ण क्या होते हैं? गुरु होते हैं। क्लियर हो गया? दूसरा देखिए, विसर्ग से युक्त वर्ण गुरु माना जाता है। यानी विसर्ग अह का जो मात्रा से प्रातः, अतः ऐसा जो शब्द होता है उसको क्या कहते हैं? उसको गुरु वर्ण माना जाता है। उस पर हम 2 मात्रा की गणना करते हैं। जैसा कि ऊपर में पढ़ा है, यस के आकार का एक सिंबल देते हैं। आप 9 में पढ़ करके आए होंगे। तो तीसरा देखिए, तीसरा क्या है? संयुक्ताक्षर के पूर्व का लघु वर्ण गुरु माना जाता है। जैसे गंध में आधा न और ध संयुक्ताक्षर हैं, अतः ग लघु होते हुए भी गुरु यानी 2 मात्रा है। परंतु जब संयुक्ताक्षर के पूर्व वर्ण पर अधिक बल नहीं लगता है तो वह लघु ही माना जाता है। जैसे तुम्हारे में तू लघु वर्ण है। यहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, इसको मैं और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि संयुक्ताक्षर या गंध लिखा है ना, देखिए गंध, तो इसमें आधा न और ध क्या है? संयुक्ताक्षर है। तो नियम यह है कि संयुक्ताक्षर वाला जो वर्ण होता है वह लघु होते हुए भी दीर्घ माना जाता है। उस पर 2 मात्रा की गणना करते हैं। जैसे ये गंध है, तो ये यहाँ आधा न और ध, सॉरी हम इस पर 2 मात्रा बोल रहे हैं कि आधा न और ध संयुक्ताक्षर हमेशा 1 मात्रा दिया जाता है। हम 2 मात्रा का बोलते हैं। फिर से सुधार कर लीजिए कि जितने संयुक्ताक्षर होते हैं वह लघु वर्ण ही होता है, लघु मात्रा माना जाता है। यानी 1 पाई इस पर दिया जाता है। क्लियर हो गई बात? लेकिन उसके पहले का वर्ण है, जैसे अभी मैं बताया गंध, तो गंध में ये आगे ग जो है यह लघु वर्ण है क्योंकि इसमें अ है। ठीक है ना? तो लघु वर्ण है, तो लघु वर्ण के हिसाब से यहाँ 1 मात्रा यहाँ देना चाहिए। और ये आधा न और ध ये ऑलरेडी लघु है, ये तो इस पर 1 मात्रा होना चाहिए। लेकिन नियम के अनुसार ये लघु वर्ण के पहले का वर्ण दीर्घ माना जाता है। ठीक है? तो इस पर हम 1 मात्रा न दे करके हम इस ग पर 2 मात्रा देते हैं।
क्लियर हो गई बात। लेकिन कोई कोई अपवाद होता है कि अगर संयुक्ताक्षर के पूर्व का वर्ण पर अधिक बल नहीं लगता है तो उसे लघु माना जाता है। जैसे तुम्हारे, एक शब्द है तुम्हारे, क्लियर हो गया। तो तुम्हारे में ये म और ह संयुक्ताक्षर हैं, आधा म और ह क्या है, संयुक्ताक्षर हैं। तो इसके आगे एक आ है, तो इस पर तो चूंकि ये आ का मात्रा तो दीर्घ है, तो इस पर दो मात्रा हम देंगे ही देंगे। लेकिन यहाँ इस तुम्हारे पर, इसे ग लघु वर्ण है लेकिन दो मात्रा दे रहे हैं, लेकिन तुम्हारे पर ज़्यादा बल नहीं दिया जा रहा है, इसलिए इस पर हम एक ही मात्रा की गणना करेंगे। क्लियर हो गई बात। जब छंद हम पढ़ाएंगे तो आपको डिटेल पढ़ा देंगे, खूब विस्तार से पढ़ा देंगे, आप चिंता मत करिए। लेकिन आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। चौथा क्या है, जो चंद्र बिंदु के जो वर्ण होते हैं वो क्या होते हैं, लघु होते हैं। चंद्र बिंदु, जैसे अगर चांद लिखना है या च पर अंक का मात्रा देना है, क पर वो अंक का नहीं, वो क्या नाम है, चंद्र बिंदु देना है, क पर चंद्र बिंदु देना है, ख पर चंद्र, मतलब किसी भी अगर व्यंजन पर हम चंद्र बिंदु देते हैं तो इस पर एक मात्रा का गणना किया जाता है। लेकिन अगर किसी पर हम अंक का मात्रा देते, ध्यान दीजिएगा दोनों, इसलिए मैं बार बार समझा रहा हूँ। अगर अंक का मात्रा देते हैं तो इस पर हम दो वर्ण मानते हैं या दो मात्रा मानते हैं, इसलिए हम इस पर दो का सिंबल देते हैं। बात क्लियर हो गई। आगे देखिए, कभी कभी दीर्घ वर्ण को आवश्यकता अनुसार ह्रस्व कहा जाता है। जैसे करत जो वन सुरनर मुनि भावन में जो दीर्घ पढ़ा जाए, करत जो वन। और इस प्रकार अवधेश के द्वारे, यहाँ दिया है, अवधेश के द्वारे सकारे गई में के दीर्घ होते हुए भी लघु पढ़ा जाएगा। तात्पर्य यह कि किसी ध्वनि को लघु अथवा गुरु होना उसके उच्चारण के लिए दिए गए समय पर निर्भर करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, देखिए कि किसी वर्ण पर जो हम समय देते हैं, यानी हम जल्दी से बोलते हैं कि देर से बोलते हैं, यानी जल्दी से बोलते हैं तो लघु वर्ण हुआ, देर से बोलते हैं तो दीर्घ वर्ण हुआ। क्लियर है। तो दीर्घ पर हम दो मात्रा देंगे, लघु पर एक मात्रा देंगे, इसको ध्यान रखना होगा। ये कुछ अपवाद हैं, इसको ध्यान रखना होगा। हालांकि यहाँ विस्तार से नहीं दिया हुआ है, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अ से लेकर के औ तक 11 वर्ण हो रहे हैं, वो 11 मात्रा हो रहे हैं। क्लियर हो गई बात। इन 11 में अ, ई, उ, री और चंद्रबिंदु, ये इतने 5 जो स्वर हैं, यह 5 स्वर लघु माने जाते हैं और इस पर हम एक मात्रा की गणना करते हैं, ऐसे एक पाई खींच देते हैं। बात क्लियर हो गई। अब इसके अलावा जो वर्ण बच रहा है, जैसे आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, अंग यानी अनुस्वार और विसर्ग यानी अह, अह, ठीक है ना, अंग अह, ये इतना अ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, अंग अह, इन पर हम दो मात्रा देते हैं, यानी कि यह दीर्घ मात्रा है, दीर्घ वर्ण है। बात क्लियर हो गई। आगे देखिए, अब छंद के जो प्रकार हैं, इसके पहले मैं बता दिया हूँ 3 प्रकार के होते हैं, वर्णिक, मात्रिक और मुक्त छंद। वर्णिक छंद में क्या होता है, वर्णिक छंद में वर्णों की गिनती की जाती है, यानी कि यहाँ देखिए लिखा है कि वर्णिक वृत्तों में प्रत्येक चरण के निर्माण में वर्णों की निश्चित संख्या एवं लघु गुरु के क्रम के अनुसार होता है। वर्णिक वृत्तों में अनुष्टुप, द्रुत विलंबित, मालिनी, शिखरणी आदि छंद प्रसिद्ध हैं। यानी वर्णिक छंद में वर्णों की मात्रा निश्चित होती है। जो 4 चरण होते हैं ना, हर एक चरण में, सम चरण में भी, विषम चरण में भी एकदम निश्चित वर्णों की मात्रा होती है और उसी मात्रा के आधार पर हम ये पता करते हैं किस प्रकार का छंद है, यानी कि ये छंद अनुष्टुप है कि द्रुत विलंबित है कि मालिनी है कि शिखरणी है कि इंद्रवज्रा है,
उपेंद्र वज्रा है, ये सब वर्णिक छंद के प्रकार हैं। ठीक है, आगे देखिए मात्रिक छंद क्या है। मात्रिक छंद वे होते हैं जिनकी रचना में चरण की मात्राओं की गणना होती है, यानी कि इसके सम और विषम चरण में निश्चित मात्राएं होती हैं। ठीक है, अब जैसे इसमें दिया है कि दोहा छंद, सोरठा छंद, रोला, चौपाई। ठीक है, ये जो ऐसे छंद हैं जिसमें मात्राओं की गणना की जाती है। इसके अलावा और भी बहुत सारे छंद हैं, तो यहाँ केवल उदाहरण के लिए दिया हुआ है। तो मात्रिक छंद में मात्राओं की निश्चित संख्या होती है। तीसरा है मुक्त छंद। मुक्त छंद क्या है कि हिंदी में स्वतंत्र रूप से आज लिखे जा रहे छंद मुक्त हैं, जिनमें वर्ण मात्रा का कोई बंधन नहीं है। यानी प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान समय में जो भी रचनाएं की जाती हैं उनमें मुक्त छंद ज़्यादा लिखे जाते हैं। उसमें किसी प्रकार की बाध्यता नहीं है कि इस छंद में वर्णों या मात्राओं की संख्या निश्चित किया जाए। वो जैसे भी है, गद्य की तरह से लिखना है, चंपू काव्य की तरह से लिखना है, वो लिख देते हैं। इसमें मात्राओं की संख्या निश्चित नहीं होती है, मुक्त छंदों कहलाता है। आगे देखिए, आपके पाठ्यक्रम में केवल 2 छंद का वर्णन किया गया है। मात्रिक छंदों में पाठ्यक्रमानुसार दोहा और सोरठा का लक्षण एवं उदाहरण लिखा गया है। ठीक है ना, दोहा और क्या है, सोरठा। दोहा नहीं, रोला होना चाहिए, दोहा क्यों दिया है, 1 मिनट हम थोड़ा देख लेते हैं कि वो यहाँ में स्प्रिंट है बेटा, यहाँ देख लीजिए। वही हम कह रहे हैं कि दोहा तो आपका 9th में है, ये दोहा नहीं है, ये क्या है, रोला है। ठीक है, रोला। तो रोला और सोरठा 2 छंद आपके सिलेबस में हैं। वह कोई भी एग्जाम हो, क्वार्टरली हो, हाफ ईयरली हो या फिर बोर्ड हो, हर एक एग्जाम में आपको इन्हीं 2 छंदों से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो मैं इन्हीं 2 छंदों को पढ़ा रहा हूँ। बात क्लियर हो गई? आगे देखिए, सोरठा छंद किसे कहते हैं? यह छंद दोहे का उल्टा होता है। आप जो है कक्षा 9 में दोहा छंद पढ़ करके आए होंगे। दोहा छंद में क्या होता है कि पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। कितनी कितनी मात्राएं? 13। किसमें किसमें? पहले और तीसरे चरण में, यानी इसको विषम चरण कहते हैं। और दूसरे तथा चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। ये दोहा छंद का उदाहरण है जो आप क्लास 9 में पढ़ करके आए होंगे। पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। लेकिन सोरठा क्या होता है, इसका परिभाषा याद करना बहुत आसान है कि यह दोहे का उल्टा होता है। उल्टा मतलब क्या? पहले और तीसरे चरण में यह 11 मात्राएं हो जाती हैं, जबकि दोहा में कितना बताएं? 13। दूसरे और चौथे चरण में वहाँ 11 हैं, तो यहाँ 13 मात्राएं हो जाती हैं। यानी दोहा का क्या होता है? उल्टा हो जाता है। क्लियर हो गई बात? अब यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है, और ऊपर हम थोड़ा सा बढ़ जाते हैं, सरका देते हैं, अब आपको क्लियर दिख रहा होगा। जो सुमिरत सिद्धि होय, गण नायक कविवर वदन, करम अनुग्रह सोय, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। अब यहाँ देखिए मात्राओं की गणना कैसे किया गया है, अभी आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। जो दीर्घ है 2 मात्रा दिया है। सुमिरत, सु पर छोटा उ है, यानी कि एक वर्ण है तो 1 मात्रा दिया। म पर छोटी का मात्रा दिया, यानी कि छोटी ई है, तो इस पर 1 मात्रा। र और तो अ है, इसमें अ जुड़ा हुआ है, तो इस पर 1 मात्रा है। मतलब सुमिरत में 1 मात्रा। सीधी देखिए दोनों में छोटी ई है, ठीक है, छोटी ई है, तो यहाँ सब में 1 मात्रा होगा। होई, हो यानी कि ओ है, तो वो आपका दीर्घ है, तो इसलिए 2 मात्रा दिया है। और ई में छोटी ई है तो 1 मात्रा दिया है। ऐसे आप मात्रा की गणना कर सकते हैं, यानी कि जो स्वर इस व्यंजन के साथ जुड़ा हुआ है उसी के अनुसार आप मात्रा की गणना करेंगे। जैसे गणनायक में देख लीजिए, ग में अ जुड़ा हुआ है, आप जानते हैं ग हलंत और अ करके ग बनता है पूरा। तो ग में अ है, तो ग पर कितना मात्रा है? 1 मात्रा। न पर कितना है? 1 मात्रा। ना, न पर आ का मात्रा, तो आ दीर्घ है, तो दीर्घ पर कितना मात्रा बताएं? इसके पहले 2 मात्रा। तो ना पर आपका हो जाएगा 2 मात्रा, ठीक है ना। य में अ जुड़ा हुआ कोई मात्रा नहीं है, तो य में क्या हो जाएगा?
य में एक मात्रा हो जाएगा, और क में भी क्या हो जाएगा, एक मात्रा हो जाएगा। आशा आपको समझ में आ गया होगा। कविवर में देखिए, क में कोई मात्रा नहीं, मानो अ है तो एक मात्रा, र में छोटी है तो एक मात्रा, व में वो अ है तो एक मात्रा, र में अ है तो एक मात्रा। वदन, वदन व में चूंकि कोई स्वर नहीं है, केवल अ जुड़ा हुआ है, मतलब दीर्घ नहीं है, लघु है, एक मात्रा। द में एक मात्रा, न में एक मात्रा। क्लियर हो गया। अब यहाँ देखिए, अनुग्रह में देखिए, अ में एक मात्रा, नू के आगे ग्रह है, देख रहे हैं ना, ये संयुक्ताक्षर है। इसके पहले मैं आपको पढ़ाया हूँ, संयुक्ताक्षर लघु होता है, लेकिन उसके पहले का जो वर्ण होता है, अगर वह लघु है, जिस स्व पर छोटा ऊ का मात्रा है, छोटा ऊ लघु वर्ण है, एक मात्रा गणना करना है, लेकिन नियम के अनुसार ये ग्रह संयुक्ताक्षर के पहले आ रहा है, इसलिए हम इस पर दो मात्रा देंगे। बात समझ में आ गई। और ग्रह पर हम एक ही मात्रा देंगे, क्योंकि संयुक्ताक्षर हमेशा लघु होते हैं, और लेकिन संयुक्ताक्षर के पहले का जो वर्ण है, अगर वो लघु है तो उसको दीर्घ मान लिया जाता है और दो मात्रा का गणना किया जाता है। इसलिए यहाँ जो कि अनुग्रह में ये 1 2 1 1 यानी कि 3 2 5 मात्रा दिया हुआ है। क्लियर हो गया। सोय, सौ में ओ है तो ओ आपका दीर्घ है, जाहिर सी एक दो मात्रा है। य में अ है, लघु है, एक मात्रा है, तो 2 1 3 मात्रा दिएगा। आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यहाँ देखिए, बुद्धि में मैं आपको समझा दूँ, ये द के नीचे ध है, यानी संयुक्ताक्षर है। क्या है? संयुक्ताक्षर। द और ये ध संयुक्ताक्षर है ना, छोटी का मात्रा है ना, तो छोटी हो है तो आपको दीर्घ तो नियम के अनुसार है ही, लेकिन ब में ऊ का मात्रा, छोटा ऊ का मात्रा दिए तो छोटा ऊ भी लघु है, इसलिए यहाँ एक मात्रा होना चाहिए। लेकिन इस नियम के अनुसार कि संयुक्ताक्षर के पहले बू आया हुआ है, इसलिए यह अपने आप दीर्घ हो जाएगा। इस पर दो मात्रा गणना करेंगे, इसलिए बू पर 2 और धी पर 1, 2 1 3 मात्रा का यहाँ गणना किया गया है। बात समझ में आ गई। आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत होगा आपको मात्रा निकालने में, तो आप कमेंट करके, मान ली कोई ऐसा अक्षर है जिस पर आपको लगता है कि मात्रा गणना आप नहीं कर सकते हैं, तो आप उसको लिख करके कमेंट करके हमसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। दूसरा उदाहरण भी यहाँ दिया हुआ है सोरठा का। इसका जब मात्रा गणना करेंगे तो उतना ही आएगा। लिखकर लोहित लेख, डूब गया दिनमणि आहा, व्योम सिंधु सखी देख, तारक बुद्ध बुद्ध दे रहा। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, अगर कहिए तो मैं आपको इसका मात्रा निकाल करके दिखा दूं, क्योंकि इसमें इस पार्ट में, पहले में और तीसरे में 11 11 मात्रा होगा, और दूसरे में और चौथे में कितना होगा, 13 13 मात्रा होगा। जैसे अब मैं आपको जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ। लिखकर में एक एक मात्रा, लो पर छोटी मात्रा तो 1, ख में 1, क में 1, र में 1, ये हो गया। लो ल पर ओ का मात्रा तो 2 मात्रा हो गया, ओ है तो 2 हो गया, ह पर छोटी है तो 1 हो गया, तो हो गया। लेख ल पर एक का मात्रा 2 मात्रा हो गया, और ख पर 1 मात्रा। गिन लीजिए, 1 2 3 4, 4 2 6, 7 8 9 10 11, कितना हुआ आपका, 11 मात्रा। ये इतना में क्लियर हो गया। अब देखिए, इसमें 13 मात्रा होगा। डूब गया दिनमणि कैसे होगा, ड पर बड़ा ऊ है तो 2 मात्रा, ब पर 1 मात्रा, ग पर 1 मात्रा, या बड़ा य पर आ है, दीर्घ है तो 2 मात्रा, द पर छोटी का मात्रा है 1 मात्रा, न पर 1 मात्रा, म पर 1 मात्रा, ड़ पर छोटी है तो 1 मात्रा, अ पर 1 मात्रा, हा पर 2 मात्रा। ह पर आ का मात्रा है तो आ दीर्घ है, तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 12 13, 13 मात्रा हुआ ना। इस तरह से देखिए, व्योम सिंधु सखी देख। अब इस पर देखिए, व आगे आगे व है, व का कोई स्वर है ही नहीं या कोई व्यंजन नहीं है, तो यह पर ओ का मात्रा 2 हो गया, और म पर 1 मात्रा हो गया। सिंधु में सी पर 2 हो जाएगा, और आधा नौ ध पर 1 मात्रा मानेंगे। स पर 1 मात्रा, ख पर 1 मात्रा, दे पर 2 मात्रा, ख पर 1 मात्रा। तो 2 1 3 2 5 2 7 1 8 2 10 1 11 11 मात्रा हुआ। तारक बुद्ध बुद्ध दे रहा में 13 होगा,
ता पर 2, र पर 1, क पर 1, बू पर 1, द पर 1, बू पर 1, द पर 1, दे पर 2, र पर 1 और हा पर 2। तो देखिए 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 11, 2 13, 13 मात्रा हुआ ना। यानी कि इसमें और इसमें 13 13 हो गया, और इसमें 11 11 हो गया। क्लियर हो गया ना। अब मैं थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है, तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा उबाऊ लगे। अब आइए रोला में। रोला क्या होता है? सममात्रिक छंद होता है। इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। 11 और 13 जो होता है, 11 और 13 मात्राओं में यति होती, मैंने यहाँ विराम होता है। अब इसे यहाँ उदाहरण देखिए। को पापी पंच तत्व प्राप्त सुन, जगमन धावत, बनि बनि बावन वीर बढ़त, के आगे क्या है? चौचंद मचावत, पै तकी ताकी लोथ त्रिपथगा, के तटलावत, 9 द्वय 11 होत, 3 5 ही विसरावत। ठीक है ना। तो यहाँ जो है ये दिया हुआ है कि 24 मात्राएं होती हैं। ऊपर देखिए, ऊपर 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2 22 2 24, 24 मात्रा है ना। तो यहाँ देखिए, को पापी पंचतत्व प्राप्त, यहाँ एक थोड़ा सा विराम चाहिए। ठीक है। अब यहाँ देखिए, पंच तत्व 2 2 4 2 6 2 8 2 2 10 पंच तत्व पर यहाँ विराम रहेगा। सॉरी, यहाँ किस पर विराम रहेगा? पंच तत्व पर। तो पंच तत्व का विराम का मतलब ये हुआ कि इसके आगे यह पंच तत्व तक यहाँ से आपका 11 मात्रा होगा। क्या होगा? यहाँ से आपका 11 मात्रा होगा। अब प्राप्त से लेकर के यहाँ तक आपका 13 मात्रा होगा। तो 13 और 11 दोनों मिला करके यहाँ बराबर जब करेंगे तो 24 मात्रा हो जाएगा। ठीक है ना। ऐसे होता है, यानी यहाँ आपका विराम है पंच तत्व पर। इस तरह से आप हर एक मात्रा का गणना कर सकते हैं, नीचे भी गणना कर सकते हैं। अगर आपको गणना करने में कहीं कोई दिक्कत आ रही हो तो आप कमेंट करके हमसे ज़रूर पूछ लीजिएगा। जिस पंक्ति में, जिस अक्षर में अगर आपको मात्रा गणना करना थोड़ा सा दिक्कत आ रहा हो तो आप हमसे वो शब्द लिख करके पूछ लीजिएगा। ओके। आशा है कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। भले ही लंबा है लेकिन आपको काफ़ी फ़ायदा देगा। मैं पूरा डिटेल में बताने का प्रयास किया हूँ। ठीक है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करिए। हालांकि बहुत शानदार ढंग से आप लोग सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। इसके लिए आप सभी लोगों को मैं कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत ज़बरदस्त ढंग से आप लोग शेयर भी कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ डेली जो है कि यूट्यूब स्टूडियो में बहुत शानदार आप लोग हमारे चैनल को प्यार दे रहे हैं। इसी तरह से बने रहिए। हमारा पूरा वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लेलिस्ट में जा कर के अपने विषय से संबंधित सारा कुछ उपलब्ध है, देख सकते हैं। इसके बाद मैं व्याकरण का पूरा डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। फिर मैं लकार का वीडियो बनाऊंगा। फिर जितना भी आपके कोर्स से संबंधित या कोर्स से बाहर व्याकरण से संबंधित सारी चीज़ों पर मैं वीडियो बनाऊंगा। आप केवल मेरे साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।